व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इन केस ऑफ सेल। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई कि ये सोगा 1930 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अपने को कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट का स्ट्रक्चर, बेसिस और फिर कंडीशन और फिर वारंटी ऐसे बना देंगे। मीनिंग के हिसाब से देखें तो कंडीशन वो मेन पर्पस से एसेंशियल होती है। जैसे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने कोई 4 व्हीलर खरीदी है तो उसका मेन पर्पस क्या है, आप उसको ड्राइव करना चाहते हो, तो जो उस कार का इंजन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये इंजन का वर्क करना एक कंडीशन है। पर सपोज करो कि उस कार के अंदर जो सीट्स है उसका कलर ब्राउन आपको चाहिए था, पर वो डार्क ब्राउन थे, मतलब कि आपको लाइट ब्राउन चाहिए था और सामने वाले ने डार्क ब्राउन दे दिया। ठीक है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो उसने गलत ही किया है, पर इस कारण से जो ड्राइव करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो कलर वाली प्रॉब्लम है ना, ये कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब कि साइड वाली बातें, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, साइड वाली बातें मतलब कि ये मेन बात नहीं है। मेन बात तो क्या है, इंजन ठीक होना चाहिए। तो अगर इंजन ठीक नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अगर कलर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऐसा माना जाएगा ब्रीच ऑफ वारंटी है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, राइट्स इन केस ऑफ ब्रीच। तो अगर किसी ने कंडीशन की ब्रीच करी है तो जो बायर है वो रेप्यूडिएट कर सकता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लिटरली वो ये बोल सकता है कि मुझे ये सामान अभी चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो और साथ में वो कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस भी मांग सकता है। कैंसिल भी कर सकता है, कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस भी मांग सकता है, या फिर कि दोनों की दोनों चीज़ें कर सकता है। कब, जब कंडीशन ब्रीच हुई हो। पर अगर वारंटी ब्रीच हुई हो तो ओनली कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांगा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस। मतलब कब ऐसा हो सकता है कि कंडीशन वारंटी मानी जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वारंटी कंडीशन मानी जाए? तो वो कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? तो हाँ, कुछ कुछ सिचुएशंस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, पर ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, पर ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, also explain when shall breach of condition be treated as breach of warranty under the provisions of SOGA 1930। मतलब ये जो पार्ट मैंने बताया कि कुछ कुछ सिचुएशंस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, वो सिचुएशंस के बारे में हमको इधर बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी सिचुएशंस है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 13 के अंदर ये मेंशन, सोगा सेक्शन 13 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो बायर वेव्स परफॉर्मेंस, यानी कि जैसे इस केस में अगर देखें तो जिसने ये 4 व्हीलर बाय करी है उस 4 व्हीलर के अंदर इंजन का कुछ प्रॉब्लम निकला, पर जिसने बाय करी है वो खुद बोल रहा है कि चलो ठीक है, जाने दो, मैं कार वापस नहीं करता हूँ, आप बस मेरा इंजन रिपेयर कर दो। कायदे से तो उसके पास में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का राइट था, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट था, वो कार को रिटर्न करके अपना पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकता था। पर बायर ने क्या किया, परफॉर्मेंस को वेव कर दिया। ठीक है, दूसरा, बायर ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये दोनों की दोनों चीज लगभग एक जैसी ही है। ये दूसरी वाली सिचुएशन में सिर्फ इतना है कि जो बायर है वो खुद ऐसा बोल रहा है कि देखो, वैसे तो आपके कार में इंजन का प्रॉब्लम है तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, पर फिर भी मैं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहा हूँ, आप मुझे मेरा कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस दे दो। पहले वाली केस में वो परफॉर्मेंस ही वेव कर देता है कि ठीक है चलेगा, आप मत करो, इंजन भी ठीक मत करो। पर दूसरे वाले केस में वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगा, यानी ब्रीच ऑफ वारंटी में कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस तो मिलता है ना, एटलीस्ट वो उतना तो रिकवर करेगा। थर्ड, नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट प्लस बायर हैज एक्सेप्टेड होल और पार्ट ऑफ गुड्स। नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, सपोज करो कि आपने किसी को बोला कि मुझे 10,000 kg राइस चाहिए, अभी वो 10,000 किलो राइस एक साथ में तो भेज नहीं पाएगा। सपोज करो वो 1000 करके आपको भेज रहा है।
अब जब पहला कंसाइनमेंट आया उसमें ही प्रॉब्लम थी, उसमें ही क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम था, उसमें पुअर क्वालिटी ऑफ राइस आई थी, पर आपने वो 1000 एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो अब अगर वो पुअर क्वालिटी की राइस भी होगी तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो और उसके सामने कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकते हो। अगर आपको इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना था तो जो पहला कंसाइनमेंट आया ना, उसी समय गुड्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए था और उसी समय आपको अपना पैसा वापस मांग लेना चाहिए था और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था। ये नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि आपने 10,000 किलो का काम, 10,000 किलो का ऑर्डर प्लेस किया है, तो सामने वाला उसको 10 पार्ट्स में भेज रहा है, 1000 करके 10 बार भेजेगा, पर ये सारे के सारे एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, मतलब कि ये सब के सब नॉन सीवियरेबल है। तो नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर बायर ने पहला कंसाइनमेंट एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया या तो पार्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट ऑफ गुड्स, जैसे कि ये पहला 1000 जो है वो पार्ट ऑफ गुड्स है, तो फिर उस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लास्ट, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का सिंपल मतलब यह है कि कानून में कुछ ऐसा बदलाव आया है कि सामने वाला अब चाह के भी अपनी प्रॉमिस को पूरी नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज करो आपने सामने वाले से कोई मेडिकल इक्विपमेंट मांगा, आपने 1 जनवरी को मांगा था और वो इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा था तो उसको आने में 1 हफ्ता लगेगा। 2 दिन बाद ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस मेडिकल इक्विपमेंट का बाइंग और सेलिंग अब अलाउड नहीं है। तो अब बेचारा वो सेलर चाह के भी आपको ये मेडिकल इक्विपमेंट बेच नहीं पाएगा, डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो इसमें उस सेलर की गलती नहीं है, आप उस सेलर को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए कह सकते हो, यानी कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकते हो। टेक्निकली स्पीकिंग तो यहाँ पर लॉ के कारण गलती हुई है, लॉ के कारण लॉ में बदलाव आया है, इस कारण से सेलर आपको सामान नहीं दे पा रहा है, तो सेलर भी क्यों देगा आपको कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस। पर मेन बात क्या है कि एटलीस्ट यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं ही माना जाएगा। देखिए ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को 3 मार्क तो ये डिफरेंस बताने के हैं और 3 मार्क ये 4 पॉइंट्स बताने के हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टैंडर्ड आंसर से देखिए, इसके भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।